हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजी के कोर्स में जो पेपर 6 है, जो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का पेपर है, उसके अंतर्गत आज हम लोग स्विस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साइलेंट फीचर को देखेंगे। जो स्विट्जरलैंड के का जो संविधान है उसके की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो स्विट्जरलैंड जो है विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक एक प्रयोगशाला रही है। और प्राकृतिक दृष्टि से जो है जो स्विट्जरलैंड है वो काफ़ी एक खूबसूरत सा जगह है, रहा है। और इसमें स्विट्जरलैंड के 4 बड़े पड़ोसी राज्यों से वह घिरा हुआ है। एक यूरोप का एक राज्य है, छोटा सा राज्य होने के बावजूद। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र एवं विकसित और अच्छी तरह से काम करने वाली राजनीतिक प्रणाली और एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय देश के रूप में कार्य करने में सफल रहा है। और एक तरह से कहे तो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता के रूप में यह जो है वो जाना जाता है। जो स्विट्जरलैंड है वो प्राकृतिक दृष्टि से जो है पर्वतों और खूबसूरत बर्फीली वादियों में बसा है और आकार से बहुत ही छोटा नगण्य मालूम होता है। और यह देश प्रकार या शासन प्रणाली की दृष्टि से चिरकाल से ही एक महत्वपूर्ण स्थान जो है का अधिकारी रहा है। और स्विस के शासन प्रबंध में स्विस नागरिक जीवन की मौलिक प्रतिभा के यत्र और तत्र दर्शन होते रहते हैं। और जॉन ब्राउन मैसन ने कहा है कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है। और स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय हैं। और स्विस नागरिकों की गणतंत्रीय व्यवस्था के प्रति निष्ठा और प्रेम जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और स्विट्जरलैंड का संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य है। और स्विस संविधान में किसी भी तरह के संशोधन बिना लोकमत की स्वीकृति से नहीं होता है। आज विश्व के लगभग जितने भी देश हैं सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, जबकि स्विस संविधान आज भी काफ़ी हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। और स्विस जो फेडरेशन है वो विविधता में एकता के सिद्धांत पर संगठित है। और भारत की तरह ही जो यह एक बहुभाषीय देश है, जहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन तथा रोमांस 4 तरह की भाषाएं जो है ये राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में प्रयुक्त होती हैं। स्विस जो संविधान ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने मार्च में स्विस की सफलता का जो है नेतृत्व किया। और 1848 में अपने जन्म के बाद स्विस संविधान में 2 कुल संशोधन हुए हैं अभी तक। और एक जो हुआ 1874 में हुआ और दूसरा 1999 में हुआ। और नवीनतम कुल संशोधन स्विट्जरलैंड के पारंपरिक लोकतांत्रिक जो चरित्र को बरकरार बनाए हुए है। और इसमें अधिकारों का विधेयक जो शामिल है, बिल ऑफ राइट्स। और सुरक्षित किए जाने वाले विद्वान अक्सर स्विट्जरलैंड को अशांति के समुद्र में एक खुशी के द्वीप के रूप में इसका वर्णन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और बहुचक कार्यप्रणाली जो परंपरा है, स्विस की जो राजनीतिक परिपक्वता है और अस्थायी रूप से तटस्थता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तटस्थ राज्यों की स्थिति
जैसी विशेषता इसमें पाई जाती है। इन सभी ने स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का एक सम्मानजनक स्थान दिया है और देने के लिए संयुक्त इसको किया है, और इसका संविधान इसके संविधान निर्माणों की दुनिया में एक अद्वितीय स्थान जो है वो उसको प्राप्त है। तो ये था कुछ स्विट्ज़रलैंड के बारे में, मैंने कुछ उसके भौगोलिक और इसके विषय में आपको कुछ थोड़ा बहुत कुछ उसको बताया। अब हम देखते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है उसके संविधान की विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से उसमें गुण पाए जाते हैं। तो पहला जो इसकी विशेषता है कि यह जो है निर्मित है, लिखित संविधान है और जो है अधिनियमित जो है संविधान है। इसका मतलब है कि स्विस संविधान लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है और इसे 1848 में गठित 14 सदस्यीय आयोग द्वारा बनाया गया था और 1874 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए और 1999 में स्विस संविधान को फिर से पूरी तरह से संशोधित किया गया था और पूरी तरह से संशोधित का मसौदा जो है वो स्विस संसद द्वारा 18 दिसंबर 1998 को अपनाया गया था और 18 अप्रैल 1999 को लोगों और कैंटन्स के द्वारा अनुमोदित किया गया था और 28 सितंबर 1999 को स्विस संसद द्वारा इस नए संविधान के क्रियान्वयन के लिए एक फरमान जारी किया गया था और नया जो संविधान है वो 1 जून 2000 से पूरी तरह से संशोधित संविधान के रूप में वहाँ पे लागू है। तो ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि लोक सम्मत संशोधन की प्रक्रिया या व्यवस्था जो है, जो इसके ये क्या है, तो स्विस संविधान में संशोधन के लिए स्विस जनता की स्वीकृति जो है बहुत ही आवश्यक होती है और इसके बिना इसमें कोई भी संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। संघीय व्यवस्थापिका या 50,000 मतदाता कमी भी संशोधन का प्रस्ताव ला सकता है और जिसे मतदाताओं और कैंटन जो वहाँ के राज्य होते हैं उनको कैंटन्स बोलते हैं, तो कैंटन्स के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए और इस तरह बिना मतदाताओं की सहमति के कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। तो जो एक आधुनिक उपकरण के रूप में जो है जो उपकरण के माध्यम में से एक जो है एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है के रूप में काम करता है। रेफरेंडम और पहल दो एक प्रोसेस अपनाए जाते हैं जिसमें डायरेक्टली जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उसमें पब्लिक की भागीदारी होती है। जनमत संग्रह की जो प्रक्रिया होती है, तो जनमत संग्रह जो प्रणाली के तहत लोगों को अपने विधायिका द्वारा पारित कानून या संवैधानिक संशोधनों को मंजूरी देने या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त होता है और जनमत संग्रह के लिए लाए गए उपाय तभी सक्रिय होते हैं जब वे अधिकांश सुरक्षित वोट उसमें उसके फेवर में पड़ते हैं। और संवैधानिक संशोधनों के मामले में जनमत संग्रह जो है, रेफरेंडम जो है का आयोजन अनिवार्य है, लेकिन सामान्य कानून के मामले में यह जो है वैकल्पिक रूप में इसको अपनाया गया है। जनमत संग्रह एक क्या है, नकारात्मक उपकरण है जिसके द्वारा लोग जो हैं वो संघीय संसद की त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं और जो पहल एक सकारात्मक उपकरण है जिसके द्वारा लोग वांछित संवैधानिक परिवर्तन सुनिश्चित कर सकते हैं। और स्विट्जरलैंड के लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था के भीतर रेफरेंडम इनिशिएटिव और लगे मेंडे जो उपकरण है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मतलब जो विशेषता है वो स्विट्जरलैंड के संविधान की है कि यहाँ पे आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है हमें देखने को, वहाँ के कुछ कैंटन्स में हमें आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखने को मिलता है, जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसकी जो अगली जो विशेषता है वह यह है
कि यहाँ पे का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। स्विट्ज़रलैंड का संविधान जो है वो एक कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन यह संविधान अमेरिका की तुलना में कम कठोर है। अगली जो विशेषता है वह यह है कि गणराज्य। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज्य है और राजनीति शास्त्रियों ने स्विस गणराज्य की अपने जो मुख से जो है वो काफ़ी प्रशंसा की है और गणतंत्रवाद और राष्ट्रवाद की प्रत्यक्ष जो प्रणाली है उसको सार्वभौमिक सिद्धांत स्विस लोकतंत्र की रक्षा करता है। पांचवी जो इसकी विशेषता है वह यह है कि उदारवादी विचारधारा से अनुग्रहित है लोकतंत्र है। तो वैसे तो स्विस संविधान में मूलभूत अधिकारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसने नागरिक स्वतंत्रता, समानता तथा राज्य के धर्मनिरपेक्षता की गारंटी दे रखी है और स्विस संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। प्रकाशन, भाषण तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है, लेकिन जेसुइट और तत्संबंधी संप्रदायों पर रोक लगाई गई है। अगली जो इसकी विशेषता है कि बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान की मुख्य विशेषता बहुल कार्यपालिका का होना है। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए कार्यपालिका का संगठन एकल होता है, लेकिन स्विस संविधान इस संदर्भ में भिन्न है और स्विस कार्यपालिका शक्ति एक संघीय परिषद को प्रदान की गई है, जिसमें 7 सदस्य सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं और एक ही पार्टी से ना लिए जाकर विभिन्न दलों के प्रतिनिधि जो होते हैं इसमें करते हैं और इसमें ये से बारी बारी से कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और संघीय परिषद के किसी भी सदस्य की स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें बहुल कार्यपालिका किसकी जो विशेषता है वो है। दूसरा जो अगली जो विशेषता है वो है कि संसदात्मक और अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का समन्वय, इसमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था ना तो संसदीय शासन के अनुकूल है और ना ही अध्यादेशात्मक शासन के अनुकूल है, इसलिए इसे संसदात्मक और अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में का समन्वय उसमें कहा जा सकता है। अगली जो विशेषता है कि आंशिक न्यायिक पुनर्विलोकन इसमें दिखने को मिलता है। पूर्ण रूप से तो न्यायिक विलोकन की शक्ति नहीं है, लेकिन आंशिक न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यहाँ के संविधान में है। स्विस संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार आंशिक रूप से प्रदान किया गया है। अगली जो विशेषता है वो यह है कि प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विस संविधान में न्यायपालिका को न्यायिक कार्यों के लिए प्रशासनिक कानूनों पर आधारित किया गया है और इस व्यवस्था के तहत जन सामान्य और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अगली जो विशेषता है वह है कि राज्य के उद्देश्य। इसमें राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है और अपने अनुच्छेद 2 में स्विस संविधान स्विस फेडरेशन के उद्देश्यों को पूरा करता है और उसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं। पहली जो बात कही गई है कि लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए की बात की गई है, देश के सामान्य कल्याण, सतत विकास, आंतरिक सामंजस्य और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने की बात की गई है, सभी नागरिकों के लिए जहां तक संभव हो समान अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई है, प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालीन संरक्षण की रक्षा की बात की गई है और एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की गई है। राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो इस तरह से वर्णित है। अगली जो इसकी विशेषता है वह है कि अधिकारों का बिल। नए संविधान जो बना, जो 2000 में संशोधित होकर जो लागू है, से प्रभावित एक बड़ा बदलाव जो इसमें किया गया है वो है कि अधिकारों के विस्तृत विधेयक का समावेश होगा। तो इसके शीर्षक 2 में अध्याय 1 तथा और 2 में नागरिक से लेकर अनुच्छेद 7 से 40 तक के तहत संविधान में स्विस लोगों के मूल नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और संविधान लोगों को 34 तरह के अधिकारों को मान्यता देता है और उसकी
अनुदान और उसकी गारंटी देता है, जिसमें मानव अधिकार, समानता, धर्म, सीमा शुल्क, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, एसोसिएशन, अधिवास, संपत्ति, आर्थिक स्वतंत्रता, न्यायिक संरक्षण तथा नागरिकता और राजनीतिक अधिकार जैसे अधिकारों की बात इसमें बताई गई है, कही गई है अधिकारों के बिल के अंतर्गत। अधिकारों का स्विस बिल जो है एक बहुत ही विस्तृत बिल है और इसमें लगभग सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल है जो जन जीवन की आवश्यक शर्तों के रूप में मान्यता प्राप्त है और जीवन के अधिकार के आनंद के लिए आवश्यक है। मतलब इन लोगों को बहुत बृहद रूप में अधिकार दिए गए हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और पूरी तरह से अपने फुली लाइफ को एंजॉय कर सके स्वतंत्रता के माहौल में। अगली जो इसकी विशेषता बतलाई गई है वह है कि जो अस्थायी रूप से जो है वह यह तटस्थ की नीति अपनाता है। तो स्विट्जरलैंड एक अस्थायी रूप से तटस्थ राज्य है और यह दर्जा एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्विट्जरलैंड को प्रदान किया गया है और स्विट्जरलैंड ने खुद एक फैसला लिया है कि वह न किसी युद्ध में शामिल होगा और न ही किसी सैन्य संगठन में। यह किसी भी सैन्य या विवादप्रद जो सुरक्षा संबंधी सम्मेलन, संधि, संगठन और गठबंधन में शामिल होने से इनकार करता है और 2002 तक यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य नहीं था। यह केवल 2003 में इस विश्व निकाय में शामिल हुआ है और लेकिन अपनी अस्थायी रूप से तटस्थता की नीति को वह बनाए रखा है। एक चीज़ यहाँ समझने की चीज़ है कि स्विट्जरलैंड जो है एक तटस्थ देश है। तो तटस्थ देश और गुटनिरपेक्ष देश क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो तटस्थ देश, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वह किसी भी सभा, सम्मेलन, किसी गठबंधन, किसी भी चीज़, मतलब कि कोई चीज़ जिसके बारे में वह जानता है कि वह सही है या गलत, उसमें उस पर अपने कोई भी विचार नहीं देता, न्यूट्रल रहता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत। और गुटनिरपेक्ष जो होता है वो क्या होता है कि उसमें जो सही चीज़ होती हैं उसका समर्थन दिया जाता है और जो गलत चीज़ें जो होती हैं विश्व में उसका विरोध किया जाता है। तो इसको गुटनिरपेक्षता बोलते हैं। और तटस्थता मतलब सही हो या गलत कुछ भी हो उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें वो कोई भी अपना रिस्पॉन्स नहीं देता है वो कंट्री। तो ये तटस्थता की नीति जो है स्विट्ज़रलैंड ने जो है वो अपनाई हुई है और उसको बनाए रखा है और काफ़ी बाद में 2003 में इसने जो है यूएनओ की सदस्यता भी हासिल की है। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वो है कि कानून का नियम। जो कानून का जो नियम है तो स्विस संविधान नियम कानून के सिद्धांत को स्वीकार करता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 5 में किया गया है और इसके अंतर्गत कानून सभी गतिविधियों का आधार है। दूसरा, कानून सभी गतिविधियों पर सीमाएं लगा सकता है और राज्य गतिविधि सार्वजनिक हित और अनुपात में होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करता है, इसको देखता है और राज्य संस्थाएं और निजी जो व्यक्ति का सद्भाव है में कार्य करेगा और फेडरेशन और कैंटन्स हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं। और इसके अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 8 है उसमें सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की बात की गई है, देता है और यहाँ पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक समानता और विकलांग और वांछित लोगों के लिए भी विशेष कानूनी सुरक्षा के लिए विशेष कानून की सुरक्षा प्रदान करता है। अगली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, ड्यूअल सिटीजनशिप, जैसे कि अमेरिका वगैरह में है उसी तरह से यहाँ भी जो है वो दोहरी नागरिकता दी जाती है। इसमें तो एक जो पूरा स्विट्ज़रलैंड का जो नागरिक है की व्यवस्था का प्रबंध है और प्रबल है जो संविधान करता है। और दूसरा वो जिस कैंटन में रहता है, जिस राज्य में रहता है तो उसका भी एक नागरिक होता है। तो इस तरह से वहाँ जो है ड्यूअल जो है वो नागरिकता दी गई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये सारी इसकी विशेषताएं थी जिसमें हमने देखा कि इसका संविधान निर्मित और लिखित है। दूसरी जो महत्वपूर्ण, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सारे संवैधानिक जो चेंजेज होते हैं वो लोकमत से, लोक निर्णय से लिए जाते हैं।
और जो कानून और जो है वो पर जो बनाए जाते हैं वो वैकल्पिक है, लेकिन संविधान पर रेफरेंडम जैसी जो और पहल जैसी जो चीज़ें हैं उसके माध्यम से जो है उसको अपनाया गया है, और इस तरह से एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को अपनाया गया है। और इसमें कठोर संविधान है परिवर्तन, चूँकि इसमें रेफरेंडम के माध्यम से होता है तो इसलिए यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। गणतांत्रिक एक व्यवस्था है, उदारवादी विचारधारा है, बहुल कार्यपालिका यहाँ देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कार्यपालिका की शक्ति कहीं एक जगह केंद्रित होती है। और इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन भी कुछ कुछ देखने को मिलता है। प्रशासनिक कानून जो है वो न्यायपालिका के आधार पे होती हैं, और दोहरी नागरिकता होती हैं, और इस तरह से बहुत सारे फीचर्स जो हैं वह इसमें देखने को मिलता है। और अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन राज्य के रूप में अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है, और तटस्थता की नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की जो नीति होती है उसको अपनाए हुए अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। और इसके संविधान में ये सारी सुविधाएं, ये सारी स्वतंत्रताएं वहाँ की जनता को दी गई हैं, जिससे कि वह सारी जो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और जो है वो स्वतंत्रता को फुली इंजॉय कर सके। तो ये था स्विट्ज़रलैंड के संविधान की जो कुछ विशेषताएं थी, उसको मैंने आपके सामने रखा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट उसमें क्वेश्चंस रख सकते हैं। उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सॉल्यूशन देंगे। आज का जो है हमारा क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।